My God, this boy is so talented. मैंने जब इसे पहली बार देखा था तब मुझे पता था This is the future of cricket. Oh, he's so cute. I love this boy. मुंबई वर्सेस केकेआर। ऐसे तो इस मैच के बारे में ज्यादा बात करने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन बहुत सारे इंडिविजुअल प्लेयर्स के बारे में इस वीडियो पे बात करना पड़ेगा। ऐसे तो केकेआर का वानखेड़े में रिकॉर्ड हमेशा से खराब रहा है। पिछले साल भी मुझे याद है जब वो वानखेड़े में खेलने गए थे, शायद तब भी उनका बैटिंग कोलैप्स हुआ था, जहां पे फर्स्ट इनिंग्स पे तब भी मनीष पांडे जब इंपैक्ट साहब आया था उधर आके 40 रन का शायद एक इनिंग्स खेल के गया था और कोलकाता वो मैच जीत जाता है। लेकिन इस बार नहीं। हार्दिक पांड्या शुरू में टॉस जीत के फील्डिंग लेते हैं। मुंबई की प्लेइंग 12 में 3 चेंजेस था। एक तो ओवरसीज कोटा से मुजीब बाहर गए, उइलजेस आया, विच इज अ गुड चेंज। दूसरा हम कह रहे थे कि रॉबिन मिन्स को बाहर कर सकते हैं, उनके जगह केएल श्रीजीत को ला सकते हैं, लेकिन उन्होंने रॉबिन मिन्स को बाहर करके विघ्नेश पुत्र को लाया, ऑब्वियसली क्योंकि एक एक्स्ट्रा बैटर उन्होंने उइलजेस पे इन्वेस्ट किया है। तीसरा सत्यनारायण राजू की जगह अश्विनी कुमार, उनके बारे में तो बहुत कुछ बात करना है। अब पहला ओवर डालता है ट्रेंट बोल्ट, ठीक है। तीसरा बॉल तो शायद पिच्ड अप डिलीवरी जो गिर के बाहर मूव होता है, सुनील नरीन बोल्ट। दूसरा ओवर दीपक चाहर का सेम एंगल करके आउटसाइड ऑफ पिच्ड अप डिलीवरी, क्विंटन डिकॉक रूम बना के ड्राइव करने जाते हैं सीधा मिड ऑफ के हाथ पे। पहले 2 ओवर पे 2 विकेट। अब क्या होता है, बोल्ट पहला ओवर डालते हैं, दूसरा ओवर दीपक चाहर, तीसरा ओवर बोल्ट, फोर्थ ओवर दीपक चाहर का बनता था और दीपक चाहर पहले ओवर पे 1 विकेट ले भी चुका था। लेकिन हार्दिक पांड्या दीपक चाहर के एंड से फोर्थ ओवर देते हैं अश्विनी कुमार को। दैट वाज सम ब्रिलियंट बॉलिंग चेस। 23 साल का छोटा सा लड़का डेब्यू मैच खेल रहा है आईपीएल में, पहला ही बॉल पिच्ड अप डिलीवरी आउटसाइड ऑफ अजिंक्य राणे स्लाइस करने जाता है सीधा डीप बैकवर्ड पॉइंट के हाथ पे। तिलक वर्मा के लिए इजी कैच था, हालांकि तिलक थोड़ा सा फंबल करता है लेकिन कैच कंप्लीट करता है, डेब्यू बॉल पे विकेट। उसी ओवर के थर्ड बॉल पे ऑलमोस्ट वेंकटेश अय्यर को आउट कर दिया था सेम बॉल डाल के, लेकिन डिफरेंस ये था कि रहाणे के लिए डीप बैकवर्ड पॉइंट था और वेंकटेश अय्यर के लिए डीप बैकवर्ड पॉइंट शायद नहीं था, वो थर्ड मैन पे चला गया था। वो कैच मिचेल सेंटर का था, मिचेल सेंटर पॉइंट से पीछे भागते हुए वो कैच के लिए जाता है, वो कैच कंप्लीट नहीं कर पाता। जितना अच्छा फील्डर सेंटर है वो कैच कंप्लीट कर लेना चाहिए था, डिफिकल्ट चांस था अगर वो कैच पकड़ लेता। आप सोचो डेब्यू पे पहली ओवर पे तीसरे बॉल पे 2 विकेट होता, एक रहाणे एक वेंकटेश अय्यर, इतने बड़े बड़े बैट्समैन, आप सोच के रख लो क्या ड्रीम डेब्यू होता। अभी भी ड्रीम डेब्यू हुआ है लेकिन शायद फिर बहुत अच्छा होता। अब पावर प्ले का लास्ट ओवर डालता है दीपक चाहर, आके शॉर्ट डिलीवरी। वेंकटेश अय्यर के लिए कुछ रूम नहीं था, थोड़ा सा लेट डिसीजन था कि लीव करो कि जाने दो, एंड पे लगा थोड़ा मारने की कोशिश करते, उस पे एज करते सीधा रायल रिकल्टर के हाथ पे। वेंकटेश अय्यर का फॉर्म अभी भी बहुत खराब है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि रन नहीं आ रहे, रन आना अलग बात है, वो टच पे लग नहीं रहा है। अभी तक 3 मैच हुआ है जिसमें 9 रन है, मतलब 4.5 का एवरेज है, 56 का स्ट्राइक रेट है, बहुत ही खराब हाल है। इतना पैसा उन्होंने खर्च किया है, मैं नहीं कह रहा हूं कि लंबा रन नहीं है, टच पे लग नहीं रहा है। ऐसा बहुत कम शॉट्स होगा जहां पे बैट के मिडल से लग के आया होगा इन 2-3 मैच पे वेंकटेश अय्यर के लिए। पावर प्ले में केकेआर का स्कोर होता है 41 फॉर 4। आपको याद होगा कल ही मैंने एसआरएच वर्सेस दिल्ली की वीडियो में एक चीज कहा था, जहां पे एसआरएच का स्कोर 4 ओवर की बाद 37 फॉर 4 था, और मैंने ये चीज इसलिए एक्सप्लेन किया था कि मुझे हाईलाइट करना था कि अनिकेत वर्मा क्या माइंडसेट के साथ आता है। 37 फॉर 4 था कल एसआरएच दिल्ली के अगेंस्ट, और 37 फॉर 4 होने के बाद कोई भी टीम, चाहे आप वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बैट्समैन अगर पिच पे होता, वो भी यही सोचता कि इधर से 8-9 ओवर खेलना है, आराम से पार्टनरशिप बिल्ड करना है, हमारे फिनिशर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बेस करना है और इस अकॉर्डिंगली हम खेलेंगे। अगले 8-9 ओवर पे कोई रिस्क नहीं लेंगे, मिनिमल रिस्क के साथ हम एक पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे। लेकिन अनिकेत वर्मा क्या करता है, अगले 6 ओवर में एसआरएच ऑलमोस्ट 11.5 के रन रेट से बैटिंग करता है। 4 ओवर पे 37 फॉर 4 के बाद 10 ओवर पे 106 पे 4 होता है। और मैंने इसलिए कहा था इसके लिए बहुत ज्यादा गट्स चाहिए, शायद ही कोई इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर इस तरीके से सोचा होगा जो अनिकेत वर्मा ने सोचा है, मतलब आउटस्टैंडिंग। और मुझे देखना था क्या रिंकू सिंह इसी माइंडसेट के साथ, क्योंकि वानखेड़े का पिच है, फ्लैट पिच है, क्या आप इसी माइंडसेट के साथ कंटिन्यू कर सकते हो जो कल अनिकेत वर्मा ने करके दिखाए। लेकिन रिंकू ने अभी तक तो बहुत डिसअपॉइंट किया है। रघुवंशी के बारे में थोड़ा बात करना चाहूंगा। हालांकि रन अभी तक उसने भी तो बनाया नहीं, लेकिन क्लास है यार। पहली बॉल पे शायद दूसरे बॉल पे फ्लिक करते चौका, फिर उसी ओवर में जब आया था बैटिंग करने दीपक चाहर को, एक शॉर्ट बॉल पे बैक ऑफ द लेंथ बॉल पे बैकफुट पे पंच करके चौका मारा था। 2 शॉट पे पता लग गया था कि क्लास क्या है उसके बैट्समैन के पास। हालांकि रन नहीं आया, लेकिन ऐसा मत सोचो कि उसका फॉर्म नहीं है, फॉर्म है, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, रन आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग प्लेयर। अभी पावर प्ले के बाद हार्दिक पांड्या पहला ओवर डालते हैं, आके शॉर्ट डिलीवरी, रघुवंशी पुल करते हैं सीधा नवंदर के हाथ पे। मुझे नहीं लगता है कि हार्दिक पांड्या से बेटर शॉर्ट बॉल, स्लोअर बाउंसर और बाउंसर कोई भी इंडियन पेसर डालता होगा। और मुझे नहीं लगता पिछले 1.5 साल में हार्दिक से ज्यादा विकेट कोई शॉर्ट बॉल डाल के लिया होगा, कोई इंडियन पेसर ऑब्वियसली, मतलब रावाडा पैट कमिंस तो ज्यादा विकेट ही शॉर्ट बॉल बाउंसर पे आता है, लेकिन हार्दिक पांड्या में लगता है कि इंडियन बॉलर है जो बहुत ज्यादा विकेट्स
शॉर्ट बॉल और बाउंसर से लेता है, ठीक है। उसके बाद मनीष पांडे को इनको एज एन इम्पैक्ट साहब भेजना पड़ा, इसका मतलब वैभव अरोड़ा प्लेइंग 12 से बाहर हो गया। मनीष पांडे से बहुत एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि वो खेलते हुए थोड़ा टाइम लेते हैं, थोड़े इनिंग्स को बिल्ड कर सकते हो, इसी माइंडसेट के साथ उनको भेजा गया है। अश्विनी कुमार, उनका जो सेकंड स्पेल होता है, मतलब सेकंड ओवर ही होता है, वो होता है 11th ओवर में। आके ही रिंकू सिंह को एक बॉल डालता है, रिंकू सिंह रूम बना के थोड़ा शॉर्ट बॉल था, ऊपर से मारने की कोशिश करता है सीधा नवंदर के हाथ पे। और रिंकू का फॉर्म इतना खराब चल रहा है, जो लीस्ट एक्सपेक्टेड था। पिछले साल आईपीएल में 18 का एवरेज था शायद, इस साल अभी तक 2 मैच पे रन नहीं आए, और इंडियन टीम के लिए भी पिछले कुछ मैचेस पे रन नहीं आए। रिंकू को ये चीज समझना पड़ेगा कि आजकल कंपटीशन बहुत है। मैं केकेआर की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडियन क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। इतना कंपटीशन है, इतने सारे बैट्समैन भरे, मतलब रजत पाटीदार का जगह नहीं बन रहा है। शिवम दुबे बाहर हो जाता है, तिलक वर्मा का कब, मतलब 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में होने वाला था, उसके बाद जो टीम से बाहर निकला वो आया ही नहीं था टीम में। जब तक शिवम दुबे इंजर्ड नहीं होता, तिलक वर्मा का मौका नहीं बना था। फिर तिलक वर्मा आके बैक टू बैक सेंचुरी मारता है, और टीम में ऐसी जगह बनाना पड़ता है जहां पे रिंकू का फॉर्म डीप हो रहा है। इतने सारे बच्चे, आशुतोष रन बना रहा है, शशांक रन बना रहा है, अनिकेत वर्मा आ गया, और आप तिलक को याद भी, अरे सॉरी, रिंकू को याद भी रखना है, रिंकू वन डायमेंशनल प्लेयर है, सिर्फ बैटिंग से ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑब्वियसली फील्डिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन बॉलिंग नहीं डाल सकता। ऐसे प्लेयर्स आ गए जो रन भी बना सकते हैं तेजी से, और बॉलिंग भी डाल सकते हैं। रिंकू का फॉर्म में आना केकेआर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन क्रिकेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिंकू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत जोर दे रहा हूं रिंकू पे, क्योंकि रिंकू से लीस्ट एक्सपेक्टेड है कि इस तरीके से वो बैटिंग करेगा। उसके बाद मनीष पांडे को उसी ओवर पे अश्विनी कुमार बोल्ड कर देते हैं। हैज टू बी द बेस्ट बॉल ऑफ द मैच। जो उसने वो डिलीवरी डाला है ना, अगर आप देख लो, ऑलमोस्ट आउटसाइड लेग पिच हुआ था, फिर लेग पे पिच हुआ था। मनीष पांडे के पास उस बॉल का कोई जवाब ही नहीं था। बैक ऑफ द लेंथ स्क्रैम्बल्ड सिम के साथ मनीष पांडे का दोनों पैर, दोनों फुट एक साथ खड़ा था, ना आगे मूव हुआ ना पीछे मूव हुआ, वो एक ही जगह पे खड़े रह गया। बॉल मतलब ऐसा लगा कि शार्पली अंदर आया, हालांकि उतना पेस उसमें नहीं था, सीधा टॉप ऑफ द लेग स्टंप पे जगह लगाया। आउटस्टैंडिंग बॉल। अगले ओवर पे रसल को भी बोल्ड कर देते हैं, और वो बॉल एक्सेप्शनली माइंडसेट के साथ बनाया गया था। अगर आप देखो, उस बॉल से पहले कुछ सारे शॉर्ट बॉल था, बाउंसर रहा था। जिस बॉल पे रसल आउट हुआ है, अगर उसका बैकलिफ्ट देखो, बैट देखो, बहुत ऊपर था। वो शॉर्ट बॉल का ही एक्सपेक्ट कर रहा था, बाउंसर का एक्सपेक्ट कर रहा था। वो बैट को घुमाया था, बॉल ऑलमोस्ट एक हाथ नीचे से गया बैट का। क्लीन बॉल, फुल लेंथ पे बॉल डाले, उसने फंसाया है। और बॉल का स्पीड भी 140.7 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पेस वेरिएशन भी उसके पास बहुत अच्छा है। बैक ऑफ द हैंड बॉल भी अच्छा डाल सकता है, स्लोअर वंस। हालांकि आज इतना ज्यादा स्लो रन चला नहीं है, लेकिन काफी अच्छा बॉलिंग किया। मतलब 4 इंपोर्टेंट विकेट्स अकेले उसने लिए। फील्डिंग थोड़ा सा खराब किया है अश्विनी कुमार, मैं मानता हूं। 2 इजी कैच छोड़ा, एक वेंकटेश अय्यर का एक इजी कैच छोड़ा, एक शायद रमनदीप के एक इजी कैच छोड़ा है, जो छोड़ना नहीं चाहिए था। लेकिन बॉलिंग, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। खैर, केकेआर के बारे में क्या ही बात करना, थोड़ा बहुत रमनदीप के हाथ पे था कि एक अच्छा फिनिश कर दे, एक रेस्पेक्टेबल टोटल तक लेके जाए, लेकिन रमनदीप से भी हुआ नहीं। सेंटर की बॉल पे वो आउट हो गया। 116 पे ऑल आउट इस वानखेड़े की पिच पे, व्हिच वाज टेरिबल बैटिंग फ्रॉम केकेआर। लेकिन अश्विन कुमार क्या बॉलिंग डाल के गया। डेब्यू मैच पे 3 ओवर पे 24 रन देके 4 विकेट, 1 ओवर बचा था। और सबका यही क्वेश्चन है कि 1 ओवर हार्दिक ने क्यों नहीं दिया। क्या पता अगर 1 ओवर डाल लेते 5 विकेट ले लेता डेब्यू पे। डेब्यू पे 5 विकेट, शायद ये भी डेब्यू पे आईपीएल की हिस्ट्री पे बेस्ट स्टेट्स है कोई भी इंडियन पेसर के लिए। खैर, शायद चौथा ओवर बनता नहीं था, इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि रमनदीप बहुत ही हार्ड स्ट्राइकर है, पावर हिटर है। वानखेड़े पे पिच पे शायद बॉल बैट पे अच्छे से आता, कुछ ज्यादा रन बना लेते केकेआर, तो हार्दिक ने सोचा होगा, क्योंकि सेंटर का पहला ओवर भी अगर देख लो आप, बहुत अच्छा टर्न मिल रहा था उसको। तो स्पिनर्स के अगेंस्ट अगर आप रिस्क भी लोगे, टर्न होता तो थोड़ा मुश्किल होता है। वो हार्दिक अपने कैप्टनसी में अच्छा ही प्रूव हुआ आज के दिन। तो सेंटर आया और रमनदीप को आउट कर दिया, ठीक है। टीम के फेवर में सोचा है, लेट्स नॉट गो देयर। बट मुंबई की स्काउटिंग टीम के बारे में बहुत बात करना है। क्या मतलब कमाल का टीम है, सो इंप्रेसिव। आप कोई टीम, कोई भी टीम के फैन मुंबई को कोई हेट कर नहीं सकता है। क्या रीजन से हेट करोगे आप बताओ। 2 साल पहले हमने आकाश मंडल को देखा। मैं इससे पहले जा ही नहीं रहा हूं। मैं बुमराह, मैं कायरन पोलार्ड, मैं हार्दिक पांड्या। कायरन पोलार्ड का भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो जाना देते हैं। हार्दिक पांड्या उन पे जा भी नहीं रहा हूं। कृणाल पांड्या। 2 साल पहले हमने आकाश मंडल को देखा, फिर हमने नेहल वडेरा को देखा, फिर हमने नमनदीप को देखा। इस साल पहले ही मैच पे हमने विघ्नेश पुत्र को देखा, और तीसरे मैच पे हम देख रहे हैं अश्विनी कुमार को। क्या पता 5th 6th मैच आते आते हम केएल श्रीजीत को भी देख ले एक बार। हालांकि केएल श्रीजीत डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करके आए हैं, लेकिन मैं शॉक्ड इस बात से हूं, इस सीजन में मैंने इतने सारे डोमेस्टिक के प्लेयर्स देखे, बच्चे देखे जो डेब्यू कर रहे हैं, जिनका डोमेस्टिक में स्टेट्स अच्छा है ही नहीं। और ऐसे तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सीनियर स्टेट टीम के लिए कभी खेला ही नहीं। जैसे कि मान लो अनिकेत वर्मा, एक मैच खेला, वो भी ऑक्शन के बाद स्मैट पे। विघ्नेश पुतुर खेला ही नहीं केरला स्टेट टीम के लिए। सेम गोज फॉर अश्विनी कुमार, उसका स्टेट्स इतना खास नहीं है।
उस 2022 में उसका पंजाब के लिए इस मैच पे डेब्यू होता है टी20 में। 2022 से लेकर अभी तक सिर्फ 4 मैच खेला है टी20 में। 2 फर्स्ट क्लास खेला है, 4 लिस्टें खेला है और परफॉर्मेंस ऐसा नहीं कि बहुत तोड़-फोड़ है। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आपका डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ये देख के हमने आपको पिक कर लिया। उसका तो परफॉर्मेंस ही नहीं है। अगर आप परफॉर्मेंस देखो उसका टी20 में एवरेज है 57 का, मतलब 57 रन देके 1 विकेट लेता है, व्हिच इज़ टेरिबल, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है। फिर लिस्ट ए में भी सेम है, 53 का एवरेज है और टी20 में 51 का, फर्स्ट क्लास में 57 का, सॉरी 57, 53, 51 ये है उसका एवरेज। 50-50 रन देके 1 विकेट लेता है, मतलब बहुत ही खराब स्टेट्स है। आप कहोगे क्या बिलो एवरेज, कोई भी उसका स्टेट्स उठाएगा डोमेस्टिक का, कहेगा कि आप बिलो एवरेज बॉलर है यार। लेकिन मुंबई ने उस पे इन्वेस्ट किया। जितना मुझे पता है कि शायद वो पिछले साल अश्विनी कुमार पंजाब की टीम में था, उसको खेलने का मौका नहीं मिला था। वो पंजाब के साथ था बहुत लंबे टाइम तक। लेकिन इस साल शायद शेरी पंजाब करके एक टी20 टूर्नामेंट होता है पंजाब में, उसमें उसने बहुत सारे विकेट लिया। एक मैच में उधर भी शायद 4 विकेट लिया था, 4 ओवर पे 36 रन देके। लेकिन आज जो बॉलिंग की है आउटस्टैंडिंग, और क्वालिटी ऑफ बैट्समैन देखो जिसको आउट किया है। और ऐसा नहीं है कि आज बहुत ज्यादा बॉल इधर उधर स्विंग हो रहा है। ये साउथ अफ्रीका की पिच पे नहीं खेल रहे हैं, फिर इंग्लैंड की पिच पे नहीं खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की पिच पे नहीं खेल रहे जहाँ पे एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा है। पहले रहाणे को आउट किया, फिर रिंकू को आउट किया। रिंकू के बॉल बहुत इंटेलिजेंट बॉल था, है ना, उसने देखा था रिंकू को कदमों का इस्तेमाल करते। रूम नहीं दिया, अगर रूम देता शायद रिंकू का कनेक्ट भी हो जाता। फिर उसने मनीष पांडे को आउट किया, जो मेरे हिसाब से बेस्ट बॉल था आज के दिन का। फिर रसल को जो आउट किया, पहले शॉर्ट बॉल डाला, रसल शॉर्ट और बाउंसर की एक्सपेक्ट कर रहा था, फिर रैंक को सामने डाला, रसल को बोल्ड कर दिया। आउटस्टैंडिंग क्वालिटी ऑफ बैट्समैन जिनको आउट किया, बेहतरीन बॉलिंग, आउटस्टैंडिंग, ड्रीम डेब्यू मैं कह सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं मुंबई की स्काउटिंग टीम को हेड्स ऑफ देता हूँ। हमें प्लेयर के टैलेंट के बारे में तभी पता लगता है जब कोई मौका देता है उनको, है ना। ऐसे बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स होंगे जिनके पास इससे ज्यादा टैलेंट होगा, आप जानते नहीं हो। आप बहुत सारे प्लेयर तो जिन्होंने हमने देखा भी है, उसको भी मौका नहीं मिलता। मनीष पांडे इज बिग एग्जांपल, इतना टैलेंटेड था, कभी मैनेजमेंट से उनको बैकिंग मिला ही नहीं। सेम गोस फॉर करुण ने, है ना, कितने प्लेयर्स ऐसे। तो मुंबई की स्काउटिंग टीम, हार्दिक पांड्या, मैनेजमेंट में जो भी डिसीजन ले रहा है मैनेजर वर्धन की, मौका दिया इस बच्चे को खेलने के लिए और हमें देखने को मौका मिला। अब मुंबई की चेस के बारे में क्या ही बात करना, बहुत ही स्मूथ चेस था। स्पेंसर जॉनसन, मैंने चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे भी ये कहा था कि उसके हाथ पे इतना स्विंग है, आउट स्विंग इन स्विंग दोनों है। लेफ्टी राइटी बैट्समैन दोनों को फंसा सकता है, अंदर वाले बॉल से भी, बाहर जाने वाले बॉल से भी। लेकिन जो इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है ना, ये उसको खा जाएगा। मतलब अगर स्पेंसर जॉनसन के साथ कोई इंटरनेशनल बॉलर जो लेफ्ट हैंडेड पेसर है, जिसके पास स्विंग है, चाहे वो स्टार्क हो, बोल्ट हो, इरफान पठान हो, कोई भी उसके साथ 1-1.5 साल बिताएगा ना, 1-1.5 साल नहीं, 1-1.5 महीना बिताएगा ना, तो शायद स्पेंसर जॉनसन अगले 1-2 साल में बहुत बढ़िया बॉलर बन के निकल सकते हैं। क्या टैलेंट बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम है इनकंसिस्टेंसी का। आज अगर पहला ओवर देखो जो उसने रायन रिगल्ट को डाला था, शायद वन ऑफ द बेस्ट फर्स्ट ओवर था इस आईपीएल का। कल जोफ्रा आर्चर का एक ओवर था जो रचिन को डाला था कि यार बॉल बाहर, जोफ्रा आर्चर का इससे पहले भी केकेआर के अगेंस्ट में जो मोइन अली को डाला था पहला ओवर, वो भी बहुत अच्छा था। और आज स्पेंसर जॉनसन का पहला ओवर देख लो, क्या आउटस्टैंडिंग। जैसे दूसरे ओवर में आया, एक बॉल शॉर्ट, एक बॉल लेग साइड में, एक बॉल ऑफ साइड के बहुत बाहर। लाइन और लेंथ का एक इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है, वरना बॉलर बहुत अच्छे है। इसको हर्षित राणा को सेकंड ओवर्स देना पड़ा क्योंकि वैभव वर्मा नहीं था। हर्षित आके पहला ओवर अच्छा था, फिर फुल टॉस पे आ गया, शॉर्ट बॉल पे आ गया। और वो न्यू बॉल बॉलर तो है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ प्रॉब्लम ज्यादा है नहीं मुंबई के लिए। रायन रिकल्टन एक पॉजिटिव आज के मैच में निकल के आया है कि अच्छा टच पे लगा है, हाफ सेंचुरी मारा है, नॉट आउट गया है और बहुत अच्छा लगा बैटिंग करते हुए देखते हुए। उम्मीद करता हूँ कि फॉर्म कंटिन्यू करे। रोहित शर्मा आज भी नहीं चला, रसेल के बॉल पे, जो पिछले 2 मैच में बॉलिंग में नहीं डाला है, आज बॉलिंग डालने आया क्योंकि वैभव वर्मा नहीं था। उसकी बॉल पे, शॉर्ट बॉल पे, आउटसाइड ऑफ की बॉल पे सीधा मिड ऑफ के हाथ पे मारा, सीधा खड़ा कर दिया। रोहित शर्मा एक ऐसा बैट्समैन है, उनके आईपीएल में रन क्यों नहीं बनता, इसको शायद मैं कभी क्रैक नहीं कर पाऊंगा कि ऐसा क्या रोहित शर्मा आईपीएल में डिफरेंट करता है, या फिर इससे क्या इंटेंट के साथ। ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा हमेशा ओडीआई में 120 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता, वो तो पिछले 3 साल से कर रहे हैं। इससे पहले 2013 से लेकर 12 साल तक रोहित शर्मा ओडीआई में रन तो बना रहा है ना लगातार, और ही हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट इन ओडीआई क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर आईपीएल में क्या हो जाता है उनको, क्वेश्चन ये है। मगर रोहित शर्मा का कैरियर एवरेज देख लो 29 का आईपीएल में, स्ट्राइक रेट 131। क्या बिलीव करोगे रोहित शर्मा 131 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता है आईपीएल में। और अगर मैं पिछले 7 साल का आईपीएल का एवरेज बोल दूं, सच में आपको शर्म आएगा ये सोचने में कि रोहित शर्मा का एवरेज है इतना खराब है, पिछले 7 साल का कॉम्बाइंड एवरेज। क्या हो जाता है मुझे सच में पता नहीं लगता। आप आके मार दो ना पहले से, जो आप ओडीआई में करते हो वही कर दो, करना है तो। ऐसा लगता है कि खेलने का मन ही नहीं है, फिर भी खेल रहा है क्योंकि खेलना है, बैटिंग करना है। वो इंटेंसिटी नजर नहीं आता जो इंडिया के लिए आता है ना ओडीआई जर्सी में, कि मुझे जीतना है, मैं आउट हो जाऊंगा तो किसी से होगा नहीं, मुझे स्टार्ट देना है, सब रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही है, बाद में आके विराट देख लेगा। ऐसा वो इंटेंसिटी वो नजर नहीं आ रहा है।
वो मिसिंग है रोहित शर्मा के अंदर। एक बहुत बड़ा नेगेटिव है मुंबई के लिए। रोहित शर्मा का फॉर्म में रहना बहुत ज़रूरी है। इनके पास बैकअप में बहुत सारे प्लेयर्स हैं और रोहित शर्मा ऐसा प्लेयर भी नहीं जिसको आप ड्रॉप कर सकते हो। कैसे रोहित शर्मा को ड्रॉप करोगे आप आईपीएल से, आप बताओ ना मुझे, है ना? उम्मीद करता हूँ कि रोहित शर्मा फॉर्म में आ जाए और मुझे मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है, क्यों रोहित शर्मा ऐसा करता है आईपीएल में? टू बी वेरी ऑनेस्ट 1 साल, 2 साल, 3 साल लगातार 7-8 साल से यही कर रहा है रोहित शर्मा आईपीएल में। खैर, सूर्या कुमार यादव भी थोड़ा टच में लगा है, लास्ट मैच में भी रन आया था उनका, आज भी टच में लगा है। बहुत ही ईज़ी विन था मुंबई के लिए। केकेआर के लिए प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, कभी बॉलिंग नहीं चलता है, न्यू बॉल के साथ बॉलिंग मार खा लेता है या फिर बैटिंग नहीं चलता है। लेकिन सबसे मेजर इश्यू तो मेरे हिसाब से रिंकू सिंह का फॉर्म है, क्योंकि रिंकू जिस नंबर पे बैटिंग करने आता है उधर रन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद थोड़ा-सा लंबा इनिंग्स खेलना भी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आज के दिन जो जहाँ पे बहुत जल्दी विकेट 4 विकेट गिर गया था, उधर रन बनाना बहुत ज़रूरी है। रिंकू का फॉर्म बहुत ही ह्यूज कंसर्निंग इश्यू है, मतलब वार्निंग वाला चीज़ है। एक रसेल, शायद रसेल का कह नहीं सकते कब फॉर्म पे आ जाए, लेकिन अभी तक 2 मैच पे तो अच्छा लगा नहीं है रसेल। तीसरा वेंकटेश अय्यर को अगर आपने इतना पैसा दिया है, कम से कम 500 रन का तो सीज़न आना चाहिए उसको, वो भी थोड़ा टच पे नहीं लग रहा है। रघुवंशी हालाँकि अभी तक इतना रन नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है कि बंदा फॉर्म में है, उसका रन बहुत जल्दी आएगा। बाकी सारे बैट्समैन ने तो एक ना एक मैच में रन बनाया। सुनील नरेन ने पहले मैच पे रन बनाया, रहाणे ने पहले मैच पे रन बनाया, डिकॉक ने दूसरे मैच पे रन बनाया, तो बाकी सारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन का रन है। जिस टीम को हम मानते थे कि उनका लोअर ऑर्डर फिनिशर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, वही टीम के लोअर ऑर्डर सबसे कम रन बना रहे हैं। वेंकटेश, रिंकू, रसेल, रमनदीप। और रमनदीप का मुझे लगता है कि उसका आ जाएगा, अगर उसको स्टार्ट अच्छा मिलेगा रमनदीप फिनिश अच्छा कर देगा। लेकिन उनके ऊपर के बैट्समैन रन ही नहीं बना रहे कोई, तो ये केकेआर का प्रॉब्लम है। आगे देखते क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।